नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का यूट्यूब चैनल योगा साथी पर, जहां पर आपको योगासन से रिलेटेड लगभग सभी जानकारी जानने को सीखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो ये टिटिबासन के ऊपर बेस्ड है और इस वीडियो में आप लोगों को टिटिबासन के ऊपर कंप्लीट डिटेल्ड में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका इस आसन के रिगार्डिंग जितने भी डाउट्स हैं सभी के सभी क्लियर्स हो जाए। चैप्टर 1 में हम सीखेंगे कि इस आसन के लिए हमें कौन कौन सी मसल्स और कौन कौन सी जॉइंट में फ्लेक्सिबल ना होने की वजह से ये आसन हम परफेक्टली नहीं कर पाते। सेकेंड चैप्टर में हम सीखेंगे कि उन मसल्स और जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमें कौन कौन सी प्री प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हमें करना चाहिए। थर्ड चैप्टर में हम सीखेंगे कि इस आसन को सीखने के लिए कौन कौन सी टेक्निक अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से इस आसन को परफॉर्म करके इसको परफेक्टली सीख सकते हैं। फोर्थ चैप्टर में हम सीखेंगे जो बच्चे इस आसन को कॉम्पिटिटिव पर्पज से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन को ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से इस आसन को जज के सामने परफॉर्म करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके और नंबर को कटने से रोक सके। फिफ्थ एक छोटा सा टिप्स एंड कंक्लूजन बताऊंगा इस आसन की रिगार्डिंग, जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को दबाकर हमारे वीडियोज़ की इसी तरीके से अपडेट पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मसल्स एनाटॉमी यानी अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर कि किन किन मसल्स में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की वजह से इस आसन को हम परफेक्टली परफॉर्म नहीं कर पाते। जब हम इनके मसल्स की बात करते हैं दोस्तों, सबसे ज़्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमें अपने लेग्स की मसल्स पर वर्क करना होता है और लेग्स मसल्स में भी हैमस्ट्रिंग मसल पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। हैमस्ट्रिंग मसल्स एक बंच ऑफ मसल्स है जिसमें 3 मेजर मसल्स हमारी इंक्लूड होती है, जो कि हमारी बाइसेप्स फेमोरस मसल्स हैं, सेमी टेंडिनियस मसल्स हैं और सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स हैं। यहीं पे दोस्तों इन लेग्स में इनर थाई की मसल्स बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। देखिए दोस्तों, फॉरवर्ड बेंडिंग 2 वे में है। एक तो हम लेग्स को ज्वाइन करके करते हैं, जैसे कि पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन, उत्थित पश्चिमोत्तानासन या हालासन, ठीक है, इस तरीके से हो गया। और दूसरा होता है जिसमें हमें लेग्स ओपन करते हैं, जैसे प्रसारिता पादहस्तासन हो गया, टिटिबा आसन हो गया, सुप टिटिबा हो गया, कुर्मासन हो गया, या फिर हम द्विपासिकन, ओमकार जैसे आसन को करते हैं जिसमें फॉरवर्ड बेंडिंग इंक्लूड है लेकिन पैरों के बीच में गैप है। जहाँ पे पैरों के बीच में गैप रहता है हमारे इनर थाई के मसल्स भी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं और इनर थाई में ग्रेसियल्स मसल्स और एडक्टर मैग्नस मसल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स है। बहुत सारे प्रैक्टिशनर को भुनमन आसन करते समय या हनुमान आसन करते समय या फिर कुर्मा आसन करते समय इनर थाई की मसल्स पुल हो जाती है, जिसको ग्रेसियल्स मसल होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे इनर, देखिए इस पोर्शन पर आपको फील हो रहा होगा, फील होता होगा कि जब आपको पेन होता है। और ये मसल्स पेन दोस्तों महीनों महीनों तक रहता है और इसकी वजह से बहुत सारे आसनों फॉरवर्ड बेंडिंग के आपको करने में रोकते हो। और खास तौर पर ये दोस्तों एक साइड में होता है, दोनों साइड में बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि हम आपने नोटिस किया होगा कि हम एक साइड ज़्यादा अच्छे से पुल कर पाते हैं अपनी बॉडी को, एक तरफ थोड़ा कम खींच पाते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारा जिस साइड हमारा कंफर्ट रहता है हम उस साइड ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो, जिस साइड हमारा कंफर्ट नहीं रहता उस साइड हम कम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आप दोनों तरफ बराबर प्रैक्टिस करो तो आराम से ये प्रॉब्लम सोल्व हो सकती है। दूसरा दोस्तों, अगर इन मसल्स पे आपकी इंजरी हो जाती है तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें लेग मसल को किस तरीके से स्ट्रेंथन करें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, तो वो वीडियो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बॉल पे भी उसका लिंक शो कर रहा होगा, जाकर आप देख सकते हैं और अपनी लेग्स के मसल्स को ट्रेन कर सकते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल्स के बाद दोस्तों बात करते हैं काफ मसल। काफ मसल्स पे भी वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक सिंपल आसन नहीं है कि हमने हल्का सा फॉरवर्ड बेंड कर लिया और ये आसन हो गया। इसमें आपको एक्सट्रीम फॉरवर्ड बेंडिंग खींचना पड़ता है, तो काफ मसल्स में क्रैम्पिंग आने के चांसेस हो जाते हैं। तो काफ मसल्स में स्पेशली ये देखिए, ये मसल जो कि गैस्ट्रोसिनेमस मसल्स है, इस पर भी वर्क करना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में हमें ग्लूट्स मसल पर वर्क करना चाहिए और ग्लूट्स मसल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि जब आप सिर्फ आपको फोल्ड करके थाई पे चेस्ट टच करना हो तो ग्लूट्स मसल में भी उतना स्ट्रेच ना हो, लेकिन अगर आपको फोल्ड करके चेस्ट को भी अंदर से इस तरीके से ऊपर की तरफ निकालना है तो ग्लूट्स मैक्सिमस एंड ग्लूट्स मीडियस मसल दोनों पर हमें प्रॉपरली वर्क करना जरूरी है। हिप जॉइंट पर हमें प्रॉपरली वर्क करना जरूरी है। किस तरीके से करना वो आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा। वहीं पर हमें जैसे इसमें क्या होता है कि अपनी बैक को अंदर से ऊपर निकालना होता है, तो बैक की मसल्स, साथ में शोल्डर की मसल, साथ में नेक की मसल, सभी के सभी पुल होती है। अगर हमने इन मसल्स पे भी वर्क नहीं किया तब भी हमें इस आसन को इस तरीके से नहीं कर सकते, इतना परफेक्टली हम नहीं कर सकते। जैसे कि जो कॉम्पिटिटिव पर्पज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं वो
जितना अंदर से ऊपर निकालेंगे अपनी बैक को उतना अच्छा आसन होगा। तो इसके लिए हमें बैक की मसल्स पे भी वर्क करनी है, जो कि हमारे एक्सटर्नल ओब्लिक, लैटिसिमस मसल और कंप्लीट वर्टिब्रा। हमें कंप्लीट वर्टिब्रा को पुल भी करना है प्रैक्टिस के टाइम पे। कौन कौन से किस तरीके से पुल करना है वो आप लोगों को आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपनी स्पाइन को भी पुल करना है, ताकि फॉरवर्ड बेंडिंग और भी अच्छे तरीके से हो। दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिसेस की। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू 8 डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस बताऊंगा। वैसे तो आप इनमें से कोई भी 5 या 6 प्रैक्टिसेस भी कर लें तो आप अपनी फॉरवर्ड बेंडिंग को एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर सकते हैं। बट मेरा मानना ये है कि आप इन 8 सभी प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से कीजिए, क्योंकि यह आसन अपने आप में एक एडवांस आसन है और इन प्रैक्टिस से आपका ये आसन नहीं, आने वाले जो अगले बहुत सारे प्रैक्टिसेस हैं, आसन्स हैं, वो भी आसानी से हो सकते हैं। दोस्तों इन आसनों की इन प्रैक्टिस से पहले आप लोगों को कुछ प्री प्रैक्टिस भी कर लेना चाहिए, जैसे कि एंकल रोटेशन एंड एंकल स्ट्रेचिंग हो गया, नॉर्मल रनिंग हो गया, आपके सिंपल एंड सुमो स्क्वाट्स हो गए, या फिर आपके पेंडुलम प्रैक्टिसेस होगा। इस तरीके से लेग्स को ऊपर की तरफ लिफ्ट अप करना है, पीछे की तरफ भी शोल्डर रोटेशन हो गया, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट हो गई, जिससे कि आपके बैक, शोल्डर, एंकल, लेग्स आप अच्छे तरीके से बॉडी को वार्म अप कर लेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस हमारी टिटिबा आसन में रोलिंग होगी। इसके लिए क्या करना है, अपने दोनों पैरों के बीच में 2.5 फीट का डिस्टेंस रखना है। अब टोस बाहर भी नहीं होने चाहिए, अंदर भी नहीं होने चाहिए, हल्का सा अंदर चल सकता है, क्योंकि अंदर पैर रखने की वजह से हमारे इनर थाइस पे स्ट्रेच जाता है, लेकिन बाहर नहीं होने चाहिए। ठीक है, आपको स्ट्रेट रख के कर लीजिए, ये आइडियल रहता है। 2.5 फीट का डिस्टेंस लीजिए इस तरीके से। या अब दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस रखने के बाद बॉडी को हल्का सा बैंड करना है आगे की तरफ। बैंड हो जाओ आगे की तरफ। नाउ इंटरलॉक योर फिंगर्स टुगेदर, इंसर्ट योर हैंड्स इन बिटवीन द लेग्स। बैक हमारी स्ट्रेट रहनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे प्रैक्टिसनर की गलती ये रहती है कि फॉरवर्ड बेंडिंग की रोलिंग के टाइम पे वो बैक पर हंच बनाते हैं। हंच नहीं बनाना, बैक स्ट्रेट रखना है और जितना हो सके धीरे 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 आपको इंटेंसिटी बढ़ानी है। मान लीजिए अगर आप बिगिनर्स लेवल पर हैं तो हंच बनाए बिना आप हल्का सा यहाँ तक भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हंच नहीं बनाना, बैक स्ट्रेट रखना चाहिए। इंटरमीडिएट है तो थोड़ा अंदर लेकर जाइए, और अगर आप एडवांस लेवल के प्रैक्टिसनर हैं तो कोशिश कीजिए कि आपके जो शोल्डर्स हैं वो अंदर की तरफ जाए। अंदर लेकर जाओ, अंदर लेकर जाओ। दोस्तों यहाँ पे कुछ गलतियाँ क्या होती है, पहली गलती होती है जब हम ये रोलिंग कर रहे होते हैं, जब अंदर जाते हैं तो नीज हम हल्का हल्का फोल्ड करते हैं। जैसे कि हम अंदर जा रहे हैं लेकिन नी ऐसे आ रहा है हल्का हल्का, बहुत ही माइनॉरिटी में होता है, लेकिन वो हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेच करने से रोकता है। तो याद रखिएगा कि अपना लेग्स हो गए वो कंप्लीटली स्ट्रेट होना चाहिए, बैंड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जितना हो सके अपनी बॉडी को इंसर्ट करना है। यहाँ पे मान लीजिए आपने 20 सेकंड के लिए ये रोलिंग किया, रोलिंग के बाद आपको होल्डिंग भी करना है। होल्डिंग किस तरीके से करना है, आप अपने हाथों से आपके एंकल को पकड़ेंगे इस तरीके से, जो आपका ये बाहर एंकल रहेगा उसको ऐसे पकड़ना है। ठीक है, आप देखिए ऐसे पकड़ना है। पकड़ने के बाद दोनों हाथों से पकड़ा, उसके बाद अपनी बैक को सबसे पहले लोअर से खींचना है, लोअर बैक से खींचना है, उसके बाद मिडिल बैक, फिर अपर बैक। दोनों ये हमें देखना क्या है, दोनों टोस के बीच में देखना है, या फिर थोड़ा सा फॉरवर्ड में देख सकते हो। आपको पुल क्या करना है, आपको शोल्डर से लेकर मिडिल बैक और लोअर बैक को जितना हो सके नीचे की तरफ खींचना है। हंच नहीं बनना चाहिए मिडिल और लोअर बैक में। जितना आप नीचे जमीन की तरफ खींचेंगे आपकी स्पाइन स्ट्रेच होगी। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले प्रॉब्लम्स में बताया था कि अगर हम वर्टिब्रा को स्ट्रेच नहीं करेंगे तो टिटिबास में ऐसे ऊपर की तरफ बॉडी को नहीं निकाल पाएंगे। तो अगर आप इस तरीके से स्ट्रेच करते हैं तो अपने शोल्डर्स को, बैक के सारे मसल्स को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। साथ में अगर बॉडी को हल्का सा लीन फॉरवर्ड करेंगे, मतलब फॉरवर्ड साइड में हल्का सा शिफ्ट करेंगे, अपनी बॉडी को शिफ्ट करेंगे बॉडी वेट को, तो हम हैमस्ट्रिंग मसल्स के और हमारे अपने काफ मसल्स को भी अच्छी तरीके से पुल कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्स। स्टार्ट करते हैं सेकंड प्रैक्टिस में क्या करना है, अब हमें दोनों पैरों के बीच में अराउंड 3 फीट का डिस्टेंस लेना है। 3 फीट का डिस्टेंस लीजिए। ठीक है, 3 फीट का डिस्टेंस लेने के बाद आपको फ्रंट व्यू भी दिखेगा और साइड व्यू भी। ठीक है, अपनी बॉडी को, बैक को इस तरीके से स्ट्रेट करते हुए नीचे की तरफ बैंड होना है। अपने हाथों को फोल्ड करना है। अब अपने बॉडी वेट को राइट लेग की तरफ शिफ्ट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक गलती अक्सर होता है प्रैक्टिस में के कारण, जानबूझ के नहीं लेकिन हमसे हो जाता है। कैसे, एक तो हमें टोस बाहर नहीं करने, हमें बॉडी को मूव करना है, टर्न नहीं करना। अगर आप टर्न कर लोगे तो ये डिफरेंट हो जाएगा स्ट्रेच। ठीक है, ये साइड बेंडिंग की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आपको बॉडी को हल्का सा सिर्फ मूव कीजिए, ये अपर बॉडी को हल्का सा मूव करना है। पैर के पंजे हमारे हल्के से ये बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ये नहीं निकलने चाहिए। अगर ये निकल गए तो आप इनर थाई की तरफ इनर थाई में मसल स्ट्रेचिंग नहीं दे सकते, इसलिए आपको स्ट्रेट ही रखना है सामने की तरफ। अब बॉडी को बैंड करने के बाद हल्का सा शिफ्ट करेंगे, अब अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। ठीक है, देखिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन,
अप एंड डाउन, ये आपका फ्रंट व्यू है। अब देखिए साइड व्यू, ये जो बॉडी है आपको ऐसे ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, ये मूवमेंट देना है, ये अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। और जो बॉडी वेट है वो हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट रहेगा, बॉडी वेट पीछे शिफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर पीछे शिफ्ट रखते हैं तो बैलेंस भी खराब होगा और आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स में स्ट्रेचिंग भी नहीं जाएंगे। अगर आप बॉडी वेट को हल्का सा आगे शिफ्ट करके रखते हैं तो ग्लूट्स मैक्सिमस मसल्स में भी अच्छा स्ट्रेच जाता है, इसलिए आपको हल्का सा आगे की तरफ बॉडी वेट शिफ्ट रख के इस तरीके से अप एंड डाउन करना है। ये देखिए अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, बॉडी वेट पीछे नहीं, हल्का सा आगे, एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बैक को स्ट्रेच करके रखना है। 20 बार अप एंड डाउन मूवमेंट के बाद यहीं पे अपने हाथों से एंकल को पकड़ो एंड बॉडी को आगे पुल करो। देखिए ये बॉडी को पकड़ने के बाद आपको ऐसे, देखिए लोअर बैक को पुश किया नीचे की तरफ और पूरा बॉडी को पुल करते हुए नीचे लेकर जाएंगे। बैक आपकी कंप्लीटली स्ट्रेट होनी चाहिए और स्ट्रेच होनी चाहिए। हेड जितना हो सके टोज की तरफ आपको स्ट्रेच करके रखना है इस तरीके से, ठीक है। रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रैक्टिस। थर्ड प्रैक्टिस हमें किस तरीके से करना है, देखिए हमें इस तरीके से दोनों पैरों के बीच में इस बार 3.5 फीट का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। थोड़ा सा और इंक्रीज करना है क्योंकि ये टिटिबा आसन से प्री प्रैक्टिस है। कैसे करना है, दोनों पैरों के बीच में 3 फीट का डिस्टेंस लीजिए, ठीक है। इस तरीके से लेने के बाद अपनी बॉडी को सिंपली हमें इंसर्ट करना है। इंसर्ट करो अपनी बॉडी को अंदर की तरफ, देखिए इस तरीके से अपने हाथों को इंसर्ट करना है और जितना हो सके पीछे की तरफ डिस्टेंस लेकर जाना है, मतलब पीछे की तरफ जितना हो सके अपने हाथों को लेकर जाना है। आप इस तरीके से मैट के इस एंड पे करके अपने मैट को पकड़ भी सकते हो और थोड़ा और खींच भी सकते हो। एक ये है। दूसरा जैसे कि बारबल्स होते हैं या फिर चेयर होते हैं या फिर पोल होते हैं, आप उसको भी पकड़कर अपनी बॉडी को अंदर की तरफ खींच सकते हो। मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ, आप सिंपली इस तरीके से अपने हाथों को इंसर्ट कीजिए पैरों के बीच में इस तरीके से गैप रखें और धीरे धीरे अपने हाथों को अंदर की तरफ वॉक कीजिए। हाथों की मदद से इस तरीके से धीरे 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 अंदर की तरफ आपको वॉक करना है और जितना हो सके अंदर लेने जाने के बाद आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस करना है, अपनी बॉडी वेट को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट करना है। आप किसी का हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से गिरने से बचने के लिए, या फिर वॉल के सपोर्ट से आप कर सकते हैं कि सामने की तरफ आपका वॉल हो ताकि आप गिरना रोक सको। अदरवाइज हल्का हल्का आपको बॉडी वेट पैरों के पंजों की तरफ शिफ्ट करना है। इससे आपकी जो ये बॉडी अंदर लेकर जाने वाली जो प्रैक्टिसेस होती है ये हेल्प होती है। साथ में हैमस्ट्रिंग मसल्स और काफ मसल्स की भी अच्छी स्ट्रेचिंग होती है। साथ में आपके ग्लूट्स मसल्स की ओपनिंग हो जाती है क्योंकि लेग्स के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, ठीक है। रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फोर्थ प्रैक्टिस। फोर्थ प्रैक्टिस हमें सिटिंग में करना है। किस तरीके से, कूर्मासन की पोजीशन में। हमें उसके लिए ब्रिक्स का सपोर्ट चाहिए। पीछे की तरफ बैठेंगे, अपने दोनों पैरों के बीच में अराउंड 2.5 फीट का डिस्टेंस लेंगे इस तरीके से और ब्रिक्स के ऊपर आपने सिर्फ और सिर्फ हील्स को रखना है। हील से ज़्यादा अपने काफ मसल्स को मत रखिएगा, नीज को नीचे प्रेस करना है। अब हमें यहाँ पे अपने दोनों हाथों को इंसर्ट करना है इस तरीके से। एक पैर को उठाया, एक पैर को उठाएंगे, हमें एक शोल्डर को इस तरीके से अंदर लेकर जाएंगे, दूसरे हाथ नीज को ऊपर उठाएंगे और दूसरे हाथ को इस तरीके से अंदर की तरफ लेकर जाएंगे और हाथों को स्प्रेड करके अपने नीज को धीरे धीरे बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। अब जिन प्रैक्टिशनर का ये बॉडी नीज के नीचे नहीं जाता वो क्या करेगा, अपने हील्स को बाहर की तरफ से पकड़ेगा और आगे की तरफ बॉडी को इस तरीके से पुल करेगा, ठीक है। बाय द वे बट अगर आप 3 प्रैक्टिस पहले के अगर कर लेते हैं तो ये आपका आसानी से हो सकता है। अब यहाँ पे करना क्या है, हमें इस तरीके से अपने हाथों को इंसर्ट करने के बाद क्या होता है कि जो बैक में बहुत ज़्यादा हंच बनता है, अपनी बॉडी को सामने की तरफ पुल करके इस पोर्शन को नीचे प्रेस करना है, ठीक है। लेग्स को सामने की तरफ स्ट्रेच करना है, नीज स्ट्रेट होने चाहिए, नीज से बॉडी को नीचे प्रेस करना है और बैक को आगे खींचना है। मान लीजिए अगर आप बैक को आगे खींच नहीं पा रहे तो आप सपोर्ट ले सकते हैं। जो सपोर्टर होगा या जो ट्रेनर होगा इस तरीके से आपके पीछे आकर आपके लोअर बैक को सामने की तरफ इस तरीके से पुल करवाएगा, मतलब आगे की तरफ प्रेस करवाना है। नीचे से पहले लोअर बैक से इसको आगे की तरफ इस तरीके से प्रेस करना है, फिर धीरे धीरे बॉडी को हाथों को आगे मूव करके मिडिल बैक से इसको नीचे प्रेस करने की कोशिश करना है। जितना धीरे धीरे इसको नीचे प्रेस करके इसकी बैक को स्ट्रेट करवाने की कोशिश करना है, जिसकी हेल्प से आपका बैक स्ट्रेच होगा, हैमस्ट्रिंग मसल्स भी स्ट्रेच होंगे। यहाँ पे जैसे किसने अभी 1 ब्रिक्स लिया, यहाँ पे हम 2 ब्रिक्स भी रख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके हाइट बढ़ाते जाएंगे फ्लेक्सिबिलिटी हैमस्ट्रिंग मसल्स की उतनी ही धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी और नीचे इसको प्रेस करते हुए रहना है, ठीक है। नीज को आप 3 ब्रिक्स भी कर सकते हैं, 4 ब्रिक्स भी आप कर सकते हैं। जितना ऊपर उठाएंगे हिप जॉइंट के लिए भी और ग्लूट्स मसल्स के लिए भी ये काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। इसकी हेल्प से आप एक पाद सिकंदा से जिसमें सिर के पीछे अपने पैरों को रखना था वो प्रैक्टिस भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है।
रिलैक्स। दोस्तों स्टार्ट करते हैं फिफ्थ प्रैक्टिस। फिफ्थ प्रैक्टिस आपको ट्रेनर के सपोर्ट से करनी है या फिर आप सेल्फ भी कर सकते हैं किसी पोल की हेल्प से, बट अगर ट्रेनर की सपोर्ट से आप करते हैं या फिर किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प से करते हैं तो ये बेटर स्ट्रेच हो सकता है। कैसे करना है देखिए, इस तरीके से जो प्रैक्टिसनर है खड़े हो जाओ, इस तरीके से खड़े होकर दोनों पैरों के बीच में 2.5 फीट का डिस्टेंस लेंगे। जो ट्रेनर है अपने दोनों लेग्स को उसके हील्स के इस तरफ सपोर्ट करेगा ताकि वो आगे की तरफ ना गिरे, और उसके बाद उसके दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ना है, आपको रिस्ट टू रिस्ट पकड़ सकते हैं। उसके बाद हल्के से उसके शोल्डर को एडजस्ट करते हुए नीज से बाहर निकालेंगे और जो प्रैक्टिसनर है वो आगे की तरफ लीन हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके धीरे 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 आप जितना हो सके वो नी आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड हो जाएगा, और जो प्रैक्टिसनर है उसके शोल्डर को इस तरीके से बाहर निकालना है ट्रेनर को हेल्प से। और इस तरीके से निकालने के बाद वो गर्दन ऊपर उठाओ, गर्दन इस तरीके से उठाकर एक तरीके से प्री पोजीशन पे आ जाएंगे हम टिटिब्बा आसन के। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है टिटिब्बा आसन को जब फाइनल पोस्चर में आप हाथों को इंटरलॉक करने में जिसकी प्रॉब्लम होती है, वो इस प्रैक्टिस से अपने बैक को स्ट्रेच करके, अपने लंबर पोर्शन को नीचे की तरफ और खोल के, अपने नीज को स्ट्रेट करके, हैमस्ट्रिंग मसल्स को रिलैक्स करके, इस तरीके से स्ट्रेच करके अपने टिटिब्बा आसन को आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ प्रैक्टिस। सिक्स्थ प्रैक्टिस हमें टिटिब्बा आसन की प्री पोजीशन में हमें वॉकिंग करना है, जिससे कि हमारे लेग्स के मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाए और हिप मसल की मोबिलिटी इंक्रीज हो जाए, जो कि टिटिब्बा आसन को लंबे टाइम तक होल्ड करने में और उसके मूवमेंट देने में आसानी होता है। किस तरीके से करना है, दोनों पैरों के बीच में हम 2.5 फीट का डिस्टेंस लेंगे। इस तरीके से अपनी बॉडी को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। मान लीजिए आपके हाथ पीछे की तरफ इंटरलॉक नहीं हो सकते, तब हमें किस कंडीशन में करना है, अपने हाथों को इंसर्ट करके शोल्डर को बाहर हल्का सा निकालने की कोशिश करना है। अगर हल्का नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, लेकिन हल्का सा अगर बाहर निकालते हो तो ज़्यादा बेटर हो जाता है। अगर नहीं निकालते तो सिंपली इसको ऐसे पकड़ना है, ठीक है। हल्के से नीज को आप बेंड कर सकते हो, हल्का नी बेंड हो सकता है वॉकिंग के टाइम पे। और उसके बाद अपने हाथों से इसको एंकल को इस तरीके से पीछे की तरफ से ऐसे पकड़ना है। अब हमें एक पैर पे बॉडी वेट शिफ्ट करना है, एक पैर को रिलीज करके एक पैर को आगे रखना है। उठाओ एक तरफ से, ये वॉकिंग किया, फिर हमने दूसरा स्टेप लिया, फिर हम तीसरा स्टेप लेंगे, मतलब बॉडी वेट को एक लेग की तरफ शिफ्ट करना है और दूसरे लेग को फ्री करके उसको आगे की तरफ मूव करना है। फिर आगे मूव करने के बाद उस वाले लेग पे बॉडी वेट को शिफ्ट करके पीछे वाले लेग को लिफ्ट अप करके आगे की तरफ स्टेप लेना है। वॉक करके दिखाओ, ये फॉरवर्ड सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। अगर यहाँ पर आप कर सकते हैं तो अपनी बैक को पुल करके रखिए, हल्का सा नी बैंड, कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं वॉकिंग के टाइम पे। अदरवाइज आपको टिटिब्बा आसन की सारी प्रैक्टिस में लेग्स को स्ट्रेट रखना है वॉकिंग के टाइम पे, इसलिए ताकि आपकी थाई मसल्स की, और जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हमारे इनर जो थाइस के मसल्स में वीकनेस होने की वजह से पुल हो जाते हैं, वो चीज़ इस प्रैक्टिस से अवॉइड हम कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको 20 स्टेप्स फॉरवर्ड 2 बार सेट आपको कम से कम करने चाहिए। रिलैक्स। तो स्टार्ट करते हैं सेवेंथ प्रैक्टिस। सेवेंथ प्रैक्टिस हमें हलासन एंड पश्चिमोत्तानासन में रोलिंग करना है, और इसका फ़ायदा आपको बैक की मसल्स पर ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जैसे बिगिनर्स और इंटरमीडिएट लेवल के जो प्रैक्टिशनर हैं जब टिटिब्बा आसन को करते हैं तो बैक की मसल्स में उनको सोरनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उससे पहले अपनी बैक को इस तरीके से अंदर की तरफ लिफ्ट अप नहीं किया। लेकिन इस प्रैक्टिस से उनको बैक पे मसाजिंग इफेक्ट भी मिलता है, साथ में उनको जब हलासन में आप पीछे की तरफ खींचते हैं और पश्चिमोत्तानासन में आगे की तरफ खींचते हैं तो बैक की मसल स्ट्रेच होती है, जो कि ट्रेपीजियस मसल्स और डेल्टोइड मसल्स को भी काफ़ी हेल्प करता है वहाँ की ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके उसके वार्मिंग अप में और उसके स्ट्रेचिंग करने के लिए। आपको करना किस तरीके से, सबसे पहले पश्चिमोत्तानासन करेंगे, हाथ आगे सीधा करेंगे। जब हाथ आगे सीधा कर रहे हैं तो बैक को सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर यहाँ से स्पीड में आना है और आपको इस तरीके से पीछे की तरफ अपने हाथों के साथ बॉडी को पीछे लेकर जाना। अब अपना हमारे पैर जितना पीछे लेकर जाएंगे उतना बैक के लिए अच्छा है। इस टाइम आपको बैक स्ट्रेट नहीं करना है, इस टाइम इसको रोल करना है, हंच बनाना है। क्यों? क्योंकि जब आप टिटिब्बा आसन करते हैं तब जब अपने हेड वाले रीजन और शोल्डर वाले रीजन को पीछे से ऊपर उठाना होता है तो हमारे बैक में अच्छा सा आर्च बनता है, और वो आर्च हमें उस टाइम बनाना होता है वो लोअर बैक से पुल करते हुए और हिप जॉइंट से पुल करते हुए। यहाँ से फिर स्पीड में हम आगे आएंगे, फिर आगे पश्चिमोत्तानासन करेंगे, फिर वापस आएंगे हलासन मैक्सिमम पीछे, फिर पश्चिमोत्तानासन स्पीड में, पश्चिमोत्तानासन हलासन पश्चिमोत्तानासन, और इस तरीके से आपको 10 से 12 बार इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, जिससे कि आपकी बैक की मसल अच्छे से रिलीज एंड रिलैक्स हो जाए और स्ट्रेचिंग के लिए हेल्पफुल रहे। रिलैक्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टिटिब्बा आसन के लिए 8th प्रैक्टिस। 8th प्रैक्टिस आपको बेल्ट की हेल्प से करना है। जैसे कि इस तरीके से बेल्ट लीजिए और इसको दो बार फोल्ड कीजिए। एक बार आपने फोल्ड किया,
उसके बाद एक बार और इसको यहाँ से फोल्ड कर लीजिए और इतनी इसकी हाइट बना लीजिए, अराउंड 2.5 फीट की डिस्टेंस बनता है, मैक्सिमम 2.5 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब टिटिबा आसन की पोजीशन के लिए अगेन 2.5 फीट का डिस्टेंस लेंगे दोनों पैरों के बीच में, 3 फीट भी हो जाता है जब हम स्ट्रेच कर रहे होते हैं। स्टार्ट कीजिए और आपको इसको 2 तरीके से पकड़ना है। एक, जैसे पकड़ी इसके दोनों कॉर्नर से पकड़ने के बाद अंदर जाते हुए हमें थ्रो करते हुए बेल्ट को अपनी बैक के पीछे की तरफ लेकर आने की कोशिश करना है ऐसे, ठीक है। ये एक पहला तरीका है। अगर आपसे नहीं हो रहा डायरेक्टली तो कोई भी आपका हेल्प करने वाला क्या करेगा, पीछे है ना, जैसे आपने बेल्ट को पकड़ा, इसको थोड़ा सा पकड़ के रखो, इसको पुल करते हुए इसको इस तरीके से बैक के पीछे लेकर आएगा और जो आपका जो नी है उसे हल्का सा इसको अंदर की तरफ प्रेस कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे लॉक करने के बाद अपनी बॉडी को थोड़ा सा अंदर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, अपने नीज को स्ट्रेट करने की कोशिश कीजिए। ये एक पहला तरीका था। यहीं पे दूसरा तरीका क्या है, वापस आ जाओ। अब हमें एक हाथ से बेल्ट को पकड़ना, अपने बेल्ट को, दूसरा तरीका ये है कि इसमें अपने बैक के पीछे इस तरीके से रखना है, बेल्ट को रखो अपने आप, हाँ, इस तरीके से एक हाथ से इसको प्रेस करके रखा। अब हमें एक हाथ फ्री है तो इसको इंसर्ट करेंगे और एक कॉर्नर को इस तरीके से बेल्ट के कॉर्नर को पकड़ लेंगे और उसके बाद यहीं से दूसरे हाथ को इंसर्ट करेंगे और बेल्ट के दूसरे कॉर्नर को भी पकड़ लेंगे। यहाँ पे आप हेल्प भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे 2-4 अटैम्प्ट के बाद आप सीख जाएंगे कि बेल्ट को पकड़ना कैसे है। पकड़ने के बाद अपने नीज को स्ट्रेट करने की कोशिश करना है, अपने बॉडी को अंदर की तरफ पुल करना है। अब यहाँ पे मान लीजिए डायरेक्टली आपका नी स्ट्रेट नहीं हो रहा तो हल्के से नी को फोल्ड करेंगे, नीज को हल्का फोल्ड करो, फिर दोबारा से अपने शोल्डर को एडजस्ट करते हुए अंदर लेकर जाने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, हल्का से नी को फोल्ड करेंगे, फिर एक बार एक शोल्डर को दूसरे शोल्डर को अंदर लेकर गए, फिर हमने पकड़ा। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करते हुए अपनी बैक को अंदर लेकर जाने की कोशिश करेंगे और लेकर जाने के बाद नी को स्ट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे उसकी पुलिंग करनी है, बॉडी को ऊपर भी पुल करना है और अंदर भी पुल करना है, नी को ऊपर की तरफ स्ट्रेट करने की कोशिश करना है और इस तरीके से इसमें होल्डिंग करने की कोशिश करेंगे। टिटिबा से पहले करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रिलैक्स। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं टिटिबा आसन के लिए टेक्निक। मैं आप लोगों को 3 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप टिटिबा आसन को मैक्सिमम स्ट्रेच करके अपने टिटिबा आसन को परफेक्टली और एडवांस तरीके से कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टेक्निक। देखिए क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में 2.5 फीट का डिस्टेंस रखना है। अपनी बॉडी को साइड से दिखाओ, अपने बॉडी को बैंड करते हुए अपनी अपर बॉडी को अंदर की तरफ इंसर्ट करना है, अपने एंकल को पकड़ना है बाहर की तरफ से, बॉडी को हल्का सा पुश किया अंदर की तरफ इस तरीके से और धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेकर आएंगे और ऊपर की तरफ इस तरीके से इंटरलॉक करना है। ये इंटरलॉक करने के बाद अपने लेग्स को स्ट्रेट करना है और धीरे धीरे हेड को धीरे से अंदर की तरफ रोल करते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। ये जो लॉक करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, मिडिल बैक से ऊपर यानी लोअर बैक की तरफ रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से अपने हेड को मैक्सिमम लिफ्ट अप करना है। ये हमारा फर्स्ट टेक्निक था। सेकंड टेक्निक देखिए यहाँ क्या करना है, वापस आ जाओ। अब अपने पैरों के बीच में इस तरीके से रखना है, देखो दोनों पैरों को इस तरीके से, अपने टोज को बाहर रखना है और हील्स, दोनों हील्स को बिल्कुल क्लोज रखना है, 3 से 4 उंगली के गैप, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अब नीज को बाहर की तरफ फोल्ड करते हुए अपनी बॉडी को इंसर्ट करना है। देखिए इसी पोजीशन में टोज को आउट करने के बाद अंदर की तरफ बॉडी को इंसर्ट करना है। पहले एक शोल्डर को इंसर्ट किया, फिर दूसरे शोल्डर को इंसर्ट करना है। उसके बाद एक हाथ को ऊपर लेकर आएंगे, दूसरे हाथ को इंटरलॉक किया। अब आपके शोल्डर लॉक हो चुके हैं जो कि वापस नहीं आ सकते। अब धीरे धीरे अपने पैर को वाइड करेंगे, एक पैर को किया, फिर दूसरे को किया, फिर दोबारा पहले को किया, फिर दूसरे को किया। आपने मान लो डिस्टेंस पर्टिकुलर बना लिया, 2.5 फीट के अराउंड डिस्टेंस बना लिया और उसके बाद धीरे से लॉक करने के बाद हम धीरे से अपने शोल्डर को और चेस्ट वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ इस तरीके से उठाएंगे। अपनी बॉडी को पुल करना है, अच्छे से इंटरलॉक करके अपने शोल्डर को बाहर निकालने की कोशिश करना है और धीरे से इस तरीके से रहना, ठीक है। धीरे से वापस स्टार्ट करते हैं थर्ड टेक्निक। थर्ड टेक्निक में हमें दोबारा अपने पैरों के बीच में 2.5 फीट का डिस्टेंस जो है वो पहले ही लेना है, ले लो। उसके बाद अपनी बॉडी को नीचे की तरफ बैंड करते हुए अब हमें एक हाथ को पहले लेकर जाना है बैक पे। अब एक हाथ को पहले लेकर जाओगे यानी एक शोल्डर को अच्छे से इंसर्ट कर लेना अपने लेग्स के अंदर। उसके बाद फिर दूसरे शोल्डर को भी इंसर्ट करना है और दूसरे हाथ को भी पीछे की तरफ लेकर आना। देखिए मेन इसमें चीज़ क्या होता है कि आप हाथ को किस तरीके से इंटरलॉक करते हो और शोल्डर को स्टार्टिंग में ही लेग स्ट्रेट करने से पहले ही शोल्डर को कितना इंसर्ट कर लेते हो। जितना ज़्यादा आप स्टार्टिंग में इंसर्ट कर लोगे आपको आसानी रहेगी कि आपका जो हेड है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ लिफ्ट अप हो सके। अगर आप स्टार्टिंग में शोल्डर आपके बाहर रह जाते हैं तो आप नेक को लिफ्ट अप नहीं कर सकते। पहला काम अपने शोल्डर को और चेस्ट वाले पोर्शन को जितना हो सके अंदर की तरफ इंसर्ट करना है। दूसरा काम अपने नेक को ऊपर की तरफ खींचना है। कैसे खींचना है, यहाँ पे इंटरलॉक करके अपने स्ट्रेंथ को यहाँ से लेकर आना है कि शोल्डर आप बाहर की तरफ ऐसे खींच सको और इस तरीके से खींचकर टिटिबा आसन को आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। रिलैक्स।
दोस्तों अब बात करते हैं कि जो प्रैक्टिशनर इस आसन को कॉम्पिटिटिव पर्पज़ में परफॉर्म करते हैं उनको किन किन चीज़ों को ध्यान देखना चाहिए। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी ग्रिपिंग। देखिए हर फेडरेशन के गेम्स के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। कहीं पे इंटरलॉक ऐसे भी किया जाता है, कहीं पे आपकी ग्रिपिंग ऐसे होती है, कहीं पर आपकी ग्रिपिंग ऐसे होती है। तो आपके जो कॉम्पिटिशन के फेडरेशन, जो भी फेडरेशन के कॉम्पिटिशन्स हैं उनके क्या रूल्स बता रहे हैं कि ग्रिपिंग कैसे है, उन चीज़ को ध्यान से देख लें पहले ही, नहीं तो 1 या 2 नंबर इसमें डिडक्ट हो सकते हैं। दूसरी, देखिए जब ये आसन को करते हैं तो ये बॉडी जो है बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा लीन फॉरवर्ड है तब भी ये दिखने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है, जिसकी वजह से जजेस हो सकता है कि आपके 1 या 2 मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट कर लें। तीसरी, जब आप इस आसन को कर रहे हैं तो आपका जो फेस एक्सप्रेशन होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए या फिर हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। देखिए जैसे कंपटीशन के एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बहुत सारे प्रैक्टिशनर इस आसन को करते हुए या फिर कोई भी आसन करते समय हो सकता है कि बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं तो वो ओवर एक्सप्रेशन हो जाता है, तो वो भी नंबर को मार्क्स को डिडक्ट कर देते हैं। 1 नंबर मार्क्स डिडक्ट कर सकते हैं। दूसरा, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आप फेस कर रहे हो। क्या होता है कि जब हम आसनों को परफॉर्म करते हैं तो ब्रीथ को होल्ड करते हैं, हम बहुत ज़्यादा खींचने पे जोर लगा रहे हैं और जिसकी वजह से फेस में रेडनेस है, ब्लूनेस दिख रही है, आंखों में बहुत ज़्यादा प्रेशर नज़र आ रहा है, आंखें बड़ी हैं, इस तरीके से आपका जोर लग रहा है, तब भी ये होता है कि ये आसन आप कंफर्टेबली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, इसलिए 1 या फिर 2 नंबर मैक्सिमम जजिस काट सकता है। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि जब हम इस आसन को करते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को 3 टेक्निक बताई इस आसन को एक्स्ट्रा स्ट्रेच देने के लिए या अपनी परफेक्टली ढंग से करने के लिए, बट कॉम्पिटिटिव में सिर्फ ये चीज़ नहीं होगा। आप उस आसन पर जाते कैसे हैं, कितने सुंदर तरीके से उस आसन को आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इस आसन में कितने मार्क्स आप ले सकते हैं। कॉम्पिटिशन में आपका जाने का तरीका और आने का तरीका, कितना फ्री माइंड होकर कर रहे हैं, कितना रिलैक्सेशन के साथ कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कितने कंट्रोल वे में कर रहे हैं, ये आपके मार्क्स में ज़रूरी इम्पैक्ट डालता है। 2 नंबर का भी इम्पैक्ट डाल सकता है, मैक्सिमम 3 नंबर का भी हो सकता है कि इम्पैक्ट डाल दें कि आप किस तरीके से कर रहे हो, कितना जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली आप करते हो तो 7 नंबर परफेक्ट करने के बाद भी 7 नंबर या फिर मैक्सिमम 8 नंबर मिलेगा, लेकिन अगर आप टेक्निकल लगा रहे हो, उसमें टेक्निक्स लगा रहे हो, अच्छे तरीके टेक्निकल पॉइंट को समझ रहे हो और कर रहे हो, तो आपके नंबर में डेफिनेटली 9.5 तक आप नंबर को ले सकते हैं। और माना जाता है कि 10 में से 10 नंबर बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, मतलब 1% शायद चांसेस होते हैं कि 10 में से 10 मिल जाए, वरना आज तक मतलब मिलते तो हैं लेकिन बहुत ही कम चांसेस है कि 10 में से 10 मिल जाए, बट मैक्सिमम 9.5 आप नंबर ले सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या कि सिवरिंग। जब आप आसन कर रहे हैं तो कितना सीवर कर रहे हैं, कितना आपका स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपके आसन में कितने नंबर मिल सकते हैं, ठीक है। स्टेबल है आसन तो आपके 2-3 नंबर एक्स्ट्रा लग सकते हैं, अगर स्टेबल नहीं है तो 2 नंबर मिनिमम आपके डिडक्ट हो सकते हैं। और सबसे लास्ट चीज़ टाइमिंग। दोस्तों हर एक कंपटीशन में रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसी तरीके से उस आसन को कितने सेकंड होल्ड करना है, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, कितना होता है। जैसे मान लीजिए 15 सेकंड है ना, तो आप कोशिश कीजिए जब जजिस ने या टाइम कीपर ने आपका टाइम स्टार्ट कर दिया और उसने रिलैक्स कर दिया, हम या फिर बहुत सारे प्रैक्टिशनर एक गलती करते हैं कि इमीडिएट वापस आ जाते हैं कि हाँ एग्जेशन हो गया। नहीं, इमीडिएट वापस नहीं आना। कई बार हो सकता है कि जजिस का आपके पास ध्यान नहीं था उस टाइम पे, दूसरे पार्टिसिपेंट पे था, उस टाइम पे नहीं था, तो क्या होता है कि उसके वापस आने से आपके पिछले वाले मार्क्स को देखकर एवरेज मार्क्स लग जाते हैं या फिर एवरेज मार्क्स लगा देता है। अब या तो पिछले वाले आसन में अगर आपके अच्छे आसन थे तो इसमें भी नंबर अच्छे मिल जाएंगे क्योंकि आपने पीछे भी अच्छे किए। बाय चांस अगर आपका पिछले वाला आसन उतना अच्छा नहीं था लेकिन ये वाला आसन आपका बहुत अच्छा था, तब क्या होता है कि उस आसन के एवरेज के अकॉर्डिंग आपके इस आसन में नंबर कम लग जाते हैं। ये एक एरर आता है। देखिए इसको कम भी करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। अगर सिंगल परफॉर्म कर रहा है तो फिर भी हम सोच सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीपल लोग एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वापस आने के बाद टाइम कीपर के वापस कहने के बाद भी कम से कम 3 सेकेंड 4 सेकेंड आप एक्स्ट्रा होल्ड कर लो, नंबर आपको अच्छे मिल सकते हैं अगर आपका आसन सुंदर है तो। इन चीज़ों का हमें खास ध्यान रखना है।
और टिटिब्बा आसन को हमें फ्रंट व्यू से नहीं दिखाना है, उसको साइड व्यू से दिखाना है। और साइड व्यू से तब दिखाना है जब आप हेड का लिफ्ट अप कर सकते हो। अगर लिफ्ट अप नहीं कर सकते तो उसको बैक व्यू दिखाइए। ये व्यू अगर आप दिखाएंगे तो हेड लिफ्ट अप हल्का कम भी रहेगा, तब भी मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं। बट अगर आपका आसन ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि अपने इस आसन को साइड व्यू में दिखाओ। साइड व्यू में जितने अच्छी तरीके से इसको दिखाओगे नंबर मैक्सिमम मिल जाएंगे। लेकिन साइड व्यू में करते हुए एक नंबर आपका कट सकता है अगर आपकी बॉडी ज़्यादा ही लीन फॉरवर्ड है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि बॉडी ज़्यादा लीन फॉरवर्ड ना हो और हेड आपका जितना हो सके ऊपर की तरफ उठे। इस आसन में हेड के साथ साथ अगर शोल्डर और चेस्ट को भी आप बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो नंबर मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपके लग सकते हैं। तो ये सारे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, ये सब टेक्निकल्स पॉइंट थे जिसकी हेल्प से आप अपने कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं जरूर उसके ऊपर आप लोगों के डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, टिटिब्बा आसन की रिगार्डिंग आपके लिए 2 से 3 आपके छोटे छोटे टिप्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जब भी आप फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो प्री प्रैक्टिस पे बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। जैसे मैंने नॉर्मल जंपिंग वगैरह जैसे शुरू में आपको 10-20 सेकंड के अंदर आप लोगों को बताया कि ये प्रैक्टिस होनी चाहिए, इन पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। ये प्रैक्टिस आपकी लूजनिंग करती हैं, वार्मिंग अप करती हैं कि आपके मसल्स रेडी टू स्ट्रेच हो जाए। अगर जिनकी ये प्रैक्टिस अच्छे से नहीं होता तो दोस्तों जब आप इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो हो सकता है कि इंजरी के चांसेस अब हो जाए। ठीक है, तो आपके प्री प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे मैक्सिमम टाइम दीजिए। आधा घंटा आप इस पे प्रैक्टिस देंगे तो इससे आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगी, आपको दूसरी कोई प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। चाहे आप पश्चिमोत्तानासन ले लीजिए, हलासन ले लीजिए, सारे आसन फॉरवर्ड बेंडिंग के कवर अप हो सकते हैं अगर आपने हाफ एन आवर इसको इन प्रैक्टिस को अच्छे से परफॉर्म कर लिया। क्योंकि इसमें सारे हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो बंच ऑफ मसल्स थे, काफ मसल्स, बैक के मसल्स, शोल्डर मसल, ट्रेपेजियस मसल, हर एक मसल्स पर वर्क हो जाता है। इसलिए प्री प्रैक्टिस और प्रैक्टिस पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क देना है। दोस्तों, अब प्री प्रैक्टिस के टाइम क्या होता है कि हम मोमेंटम प्रैक्टिस करते हैं। अब क्या करना है दोस्तों, जब आप आसन को कर रहे हो ना दोस्तों, अगर हो सकता है मान लो आपने 80% आसन को स्ट्रेच किया हुआ है लेकिन आप होल्डिंग 10 सेकंड कर रहे हो, वहाँ पे आप अपने आसन की स्ट्रेचिंग को रिड्यूस कीजिए, 75 सेकंड कीजिए, लेकिन होल्डिंग 1 मिनट बढ़ाइए। होल्डिंग अगर अभी आप करेंगे तो बाद के लिए आसान हो जाएगा। जब आसन आप परफॉर्म कर रहे हो या फिर कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बाद में आसन काफ़ी अच्छे लेवल तक आप स्ट्रेच कर सकते हो। देखिए, कंपटीशन से पहले अगर आप 75% स्ट्रेच करके 1-1 मिनट होल्ड कर रहे हो ना, तब आप कंपटीशन में जब आप कर रहे हो तो आप 90% स्ट्रेच कर सकते हैं और 1 मिनट होल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, ये मैं अपने अनुभव के साथ बता रहा हूँ। देखिए, स्टेज में जाने के बाद 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपका मनोबल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने से बेटर परफॉर्म करते हो। सेकंड क्या होता है कि जब हमारी प्रैक्टिस पे ही जोर नहीं है, प्रैक्टिस ही हमारी परफेक्टली नहीं है, तब हमारा मनोबल घटता है। वहाँ पे जाकर आप जो कर सकते हो उससे भी लेस हम परफॉर्म करते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी मेंटेलिटी कैसे वर्क करती है। और मेंटेलिटी को ट्रेंड हम क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके ही अपनी मेंटल एक्टिविटी को, मेंटल हेल्थ को आप ट्रेन करते हो, कॉन्फिडेंट बिल्डअप करते हो, जब जाके हमारा आसन सही तरीके से परफॉर्म होता है। तो खास तौर पर आपकी होल्डिंग पर और प्री प्रैक्टिस पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए। तीसरी, जब भी आप आसन कर रहे हैं तो लंबे टाइम के लिए होल्डिंग करते हैं तो ब्रीदिंग को काम डाउन कीजिए। देखिए, स्टार्टिंग में हम जब आसन को होल्ड करते हैं तो ब्रीदिंग बहुत रैपिडली होता है। धीरे धीरे उसका जो ब्रीदिंग रेट है उसको कम करने की कोशिश कीजिए। जितना स्लो डाउन होगा उतना आप रिलैक्सेशन फील करेंगे, आराम से लंबे टाइम तक होल्ड कर पाएंगे। और बॉडी में ऑक्सीजन, उस टाइम पे ऑक्सीजन ही एक ऐसा सोर्स है जो एनर्जी दे रहा होता है। उस टाइम आप ऑक्सीजन को भी अवॉइड कर दोगे तो आप ब्रीथलेसनेस फील करोगे, वीकनेस फील करोगे। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो बॉडी में पेन भी बढ़ता है, लैक्टिक एसिड ज़्यादा बनता है जो कि पेन का कारण बनता है। इसलिए थोड़ा सा ब्रीदिंग पर भी ध्यान रखें। और दोस्तों, ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिए। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट है इस आसन के रिगार्डिंग, कुछ भी डाउट हो सकता है या कोई दूसरा आसन आपको सीखना है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। मैं उन कमेंट्स को पढ़कर उनके लिए या डेडिकेटेड वीडियो या फिर आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नए आसन के साथ, नई वीडियो के साथ। हाँ, आप बता सकते हैं, मैं इन सभी आसनों
आसनों को जो NYSF के हैं, योगा फेडरेशन ऑफ इंडिया के हैं या फिर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के हैं, जितने भी फेडरेशन के जो भी आसन होंगे वो सभी के सभी कवरअप करूँगा। इसी तरीके से हर एक चीज़ आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जल्द मिलूंगा दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखते रहें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हमारा काम अच्छा लगता है तो अपना प्यार दिखाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।